दोस्तों, नमस्ते। मैं अभिनव सरोवा आज आपके सामने फिर से पेश हूँ। शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसे हम रीट के नाम से जब पुकारते हैं 2021 वाले की भाषा प्रथम के रूप में जिन साथियों ने हिंदी भाषा का चयन किया है उनके लिए। और आज हम तत्सम शब्दों पर थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। आज की कक्षा हमारी तत्सम शब्दों को समर्पित रहेगी। इसमें होता दोस्तों यह है कि जहां तक मैंने पाठ्यक्रम देखा है, पाठ्यक्रम में क्या होगा, एक गद्य अवतरण दिया जाएगा या जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। वो अवतरण देने के पश्चात इसमें से किसी एक शब्द नीचे जो एबेसेदा वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों में क्या होगा, कोई एक शब्द दिया जाएगा और लिखा जाएगा कि अमुक शब्द का तत्सम रूप कौन सा प्रयुक्त हुआ है अवतरण में। तो यहां जैसे मान लो दे दिया बड़ शब्द दे दिया, तो बड़ शब्द का हम और उस पैराग्राफ में अवतरण में देखेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा इसका वट। तो हमें वट नाम का जो शब्द है उसका क्रमांक कौन सा है, ए बे से दे में से उस शब्द का और जो क्रमांक है वो अपनी OMR सीट में और बोल्ड करनी है। अथवा ये होगा कि कोई तत्सम शब्द दे दिया गया और उस तत्सम शब्द का और तद्भव रूप हमें पूछ लिया जाएगा। तो इसमें जैसे वट शब्द का तद्भव रूप और अवतरण में कौन सा प्रयुक्त हुआ है अथवा किया गया है। तो यहाँ पर वट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बड़ शब्द का चुनाव करके उसका जो क्रमांक है उस क्रमांक को अपनी पेन से OMR शीट में और बोल्ड करना होगा। तो चूंकि आज हम और तत्सम शब्द पर बात करने वाले हैं। तत्सम शब्द की मैं जहां तक समझता हूं परिभाषा ना तो परीक्षा में पूछी जाएगी। जानकारी के लिए जहां तक मेरी समझ है, आप सब इससे परिचित हैं कि तत्सम शब्द की परिभाषा के रूप में तत्सम शब्द इस प्रकार से लिखा गया है। इसके टुकड़े करने पर हमें तत् धन सम ये दो शब्द प्राप्त होते हैं। तत् का अर्थ है उसके उसके और सम का अर्थ है समान, कि उस भाषा के समान। उस भाषा का अर्थ है कि हिंदी भाषा का अधिकांश हिंदी भाषा की जो शब्द संपदा है, हम इसको शब्द संपदा कहेंगे। हिंदी भाषा की जो शब्द संपदा है वो कहां से गृहीत है, वह संस्कृत भाषा से गृहीत है। कहां से ली गई है, संस्कृत से ली गई है। तो संस्कृत उसके शब्द के स्थान पर हम किसका चुनाव करेंगे, संस्कृत का, कि उसके समान। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो के त्यों, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो के तो हिंदी में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। तो उन शब्दों को हिंदी में किस भाषा के रूप में या किन शब्दों के रूप में जाना जाता है, तत्सम शब्दों के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कक्षा के और आगे बढ़ाते हुए, और इस पर एक चर्चा, लंबी चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी। सबसे पहले बात आती है कि शब्द हैं क्या। शब्द क्या है, शब्द हैं, हमारा शब्द किसे कहेंगे हम, वर्णों की सार्थक एवं वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को, वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। देखिए जैसे क मैं ले, इसमें कुल मिलाकर 6 वर्ण हैं। हम बिना स्वर व्यंजन से स्वर को अलग किए बगैर और काम कर रहे हैं। देखिएगा क मैं ले 3 वर्ण हमारे समक्ष हैं। हम इन तीनों वर्णों को यदि इस क्रम में लिख देते हैं तो भी ये व्यवस्थित भी है और सार्थक भी है। कलम पेन के अर्थ में रूप में हम प्रयुक्त इसको करते हैं, फारसी शब्द है। दूसरा जैसे कमल शब्द है, इसको भी हम और एक पुष्प के नाम से अभिहित करते हैं। अब बात आती है यदि इसको लेके में वही 3 वर्ण थे, इन तीनों वर्णों को यदि इस प्रकार से रख दिया, व्यवस्थित किया, लेकिन यह सार्थक नहीं हुआ। व्यवस्थित तो हमने किया है लेकिन सार्थक नहीं हुआ, एक ही शिरोरेखा के नीचे लेके, तो हम इसे शब्द नहीं कह सकते। या हमने कहा मत्कल या मैं लेके, तो ये भी शब्द की श्रेणी में शामिल नहीं किए जा सकते। तो इसलिए जो सब व्यवस्थित और सार्थक है वही समूह क्या कहलाता है,
शब्द कहलाता है। अब हिंदी भाषा में चूंकि 5 प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? एक तो तत्सम शब्द प्रयुक्त होते हैं जो संस्कृत भाषा से आते हैं। उसके बाद में आते हैं तद्भव रूप आता है शब्दों का। तद्भव रूप वह है जो संस्कृत भाषा से आए शब्दों का उसके आसपास थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके लिख दिया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है, तो हम उसे तद्भव शब्द, तत् धन भव, तत् से उससे, भव मानी जन्म लेने, उससे जन्मे हुए अथवा उससे निकले हुए अथवा उससे बने हुए। इसका जैसे संधि अपन टुकड़े करें तो तत् धन भव, तत् का अर्थ उससे, उससे अर्थ संस्कृत से, और भव मानी जन्मा हुआ या जन्म लेना, तो उससे जन्मे हुए शब्द, उससे किससे? संस्कृत से। जैसे जैसे हम बात करें अग्नि शब्द है, यह है अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है, अतः तत्सम शब्द है। लेकिन इसी को इसी रूप के आसपास हमने रखा और इसका रूप बना दिया हमने आग, क्योंकि बार बार हमारी दैनिक जीवनचर्या में, दिनचर्या में अग्नि शब्द का इस्तेमाल बहुत कम होता है। बोलचाल की भाषा में हम आग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां आग किस रूप में आ जाएगी? तद्भव में, और अग्नि आ जाएगी तत्सम रूप में। उसके बाद बात आती है कुछ विदेशी शब्द होते हैं जिनको विदेशी भी कहा जाता है, अथवा विदेशज भी, सॉरी, अथवा उसे विदेशज भी कहा जाता है। विदेशी भाषा से जो दूसरे देश की भाषाएं हैं अथवा दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द अथवा जन्मे हुए शब्द, जैसे अंग्रेजी भाषा से हम इस्तेमाल करते हैं, हम रशियन से करते हैं, जापानीज से करते हैं, चीनी भाषा से करते हैं, पुर्तगाली से करते हैं, और अरबी फारसी भाषा के शब्दों का तो पूरा का पूरा भंडार हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि खुद हिंदी जो शब्द है वह भी फारसी भाषा का शब्द है। तो एक यह हो गया। एक उसके पश्चात आते हैं देशज। यहां इसके टुकड़े यदि हम करते हैं तो हमें प्राप्त होता है देश धन जय। यहां देश का मतलब किसी देश से नहीं, किसी राष्ट्र से नहीं, देश का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष से निकलता है। देश का अर्थ किससे निकलता है? क्षेत्र विशेष से। किसी क्षेत्र विशेष में जन्मा हुआ अथवा वहां प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसी शब्द को हम देशज शब्द के नाम से पुकारते हैं। जैसे राजस्थान में छाछ कहते हैं, दिल्ली में मट्ठा कहते हैं, हरियाणा में उसे लासी कहते हैं, और पंजाब में उसे लस्सी कहते हैं। थोड़ा सा हो सकता है उसमें जो बदलाव है या उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जहां तक लस्सी की बात है तो लस्सी शायद मक्खन निकालने से पहले की अवस्था है, लेकिन जैसे सब्जी है, साग है, तरकारी है, हरियाणा में शायद, जहां तक मुझे याद है, कुछ क्षेत्रों के लोगों से मैं परिचित हूँ, वो तिम्मन भी कहते हैं। तो सब्जी, साग, शाक, तरकारी और तिम्मन आदि जो शब्द हैं वो क्षेत्रीय शब्द या देशज शब्द के की श्रेणी में आ जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे लड़की है, बालिका है, छोरी है, छोरी हम राजस्थान में इस्तेमाल करते हैं, तो देशज शब्द हो गया। और इसके बाद एक आते हैं शंकर। शंकर का अर्थ होता है मिश्रण। शंकर शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है वह मिश्रण है, अथवा उक्त चार भाषाओं में से, उक्त चार शब्दों में से मिलकर बने दो, उक्त चार में से कोई दो शब्द लिए और उनमें से हमने कोई एक शब्द बना लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉरी, संकर शब्द के नाम से पुकारते हैं। जैसे किसी प्रकार की कोई हिंसा आदि की जब घटना होती है तो हमने वहां सुनते हैं हम कि वहां पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। लाठी जो कि देशज शब्द है और चार्ज शब्द विदेशज है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है यह शब्द, दो अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाओं से निर्मित है ये शब्द। अतः एक दो भाषाओं से के मिश्रण से बना होने की वजह से इस शब्द को हम किस नाम से पुकारेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे? शंकर शब्द में रखेंगे। क्योंकि आज का हमारा विषय अभी सिर्फ तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द पर हम बात करते हैं। चलते हैं, कुछ उदाहरण हम यहाँ रखेंगे और आप चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके किसी भी प्रकार से आप नोट भी कर सकते हैं, अथवा आप उनको ध्यान से सुने। तो मैं नहीं समझता कि तत्सम और तद्भव शब्दों में जो अंतर है, जो भूलने की ऐसी कुछ बात है, तो वो बहुत ही कम संभावना है, बहुत कम गुंजाइश उनकी रहती है। जैसे हम अब बात करेंगे कुछ तो हमारे जो
महीने हैं, कुछ माह ऐसे हैं जो हिंदी सत्सम्मत विक्रम संवत वाले हैं, उन शब्दों की उनकी बात करें तो यहां मैं जैसे तत्सम शब्द लिख रहा हूं और उसके समक्ष से हमें तद्भव शब्द लिखेंगे, यहां उसके सामने ही हमें, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, उसके बाद अतः वही क्रम चलेगा तत्सम और तद्भव का, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, और फाल्गुन। इनके यदि हम तद्भव रूप देखें तो चैत्र का हम चैत्र के नाम से पुकारते हैं, चैत्र को चैत्र, वैशाख को वैशाख, ज्येष्ठ को जेठ के नाम से अभिहित करते हैं, आषाढ़ को आषाढ़, श्रावण को श्रावण या श्रावण, भाद्रपद को भादवा, आश्विन को आशोज, कार्तिक को कात्ती या कार्तिक, कात्ती अथवा कार्तिक, मार्गशीर्ष को मंगसिर या मिंगसर भी इसे पुकारा जाता है, ओश को पो, माह और फागण। ये जैसे हमारे जो महीने हैं उन महीनों के नाम हैं तत्सम और तद्भव के रूप में। इसके पश्चात हम देखें कुछ रिश्ते हैं हमारे, कुछ जो संबंध है हमारे दैनिक दिनचर्या में आने वाले, जैसे वत्स है, वत्स को बच्चा, उसके बाद जैसे आगे बेटा के रूप में भी देशज शब्द के रूप में निकल कर आता है, और वत्स का बच्चा, भगिनी, भगिनी का निकलता है बहिन, पितृ, पितृ का अर्थ है पिता, मातृ, मातृ का अर्थ है माता, उसके बाद में मातुल, मातुल का अर्थ होता है मामा, मातुल का अर्थ है मामा। इन चीजों, इधर वाले शब्द मैं मिटा रहा हूं, हमारा क्रम यही चलेगा, पहले हम तत्सम शब्द लिखेंगे, उसके पश्चात उसका तद्भव रूप लिखेंगे। तो आप बीच में स्क्रीनशॉट लेकर या किसी प्रकार से आप अपनी सुविधा के अनुसार, कोई दबाव नहीं, मातुल का मामा, भ्रातृ का भाई, श्वशुर का ससुर, श्वश्रु, सॉरी, श्वश्रु का सास, श्वश्रु का सास, ज्येष्ठ, ये माह के नाम में भी था और यहां भी ज्येष्ठ का जेठ, द्विवर, द्विवर का देवर, भ्रातृजाया, भ्रातृजाया, इसको भौजाई या भाभी, अथवा भोजपुरी की बात करें हम तो वहां पर भौजी शब्द भी प्रयुक्त होता है। बिहार की साइड में, बिहार की जो भोजपुरी भाषा है उसकी साइड में भ्रातृजाया, भ्रातृ, श्वशुर, श्वश्रु, ज्येष्ठ, द्विवर, भ्रातृजाया, भगिनी, हाँ भगिनी आ चुका है। इसके पश्चात हम देखें तो जैसे घर में काम आने वाले जो पशु हैं, जो पालतू हमारे पशु हैं, उन पालतू पशुओं की बात करेंगे हम तो गौ का गाय, महिषी का
भैंस, गौ का गाय, महिषी का भैंस, अजा का बकरी, मेष का भेड़, कुकुर का कुत्ता, मार्जारी का बिल्ली या बिड़ाल भी कहते हैं इसको, बिड़ाल, ये वो वैसे नर होता है, बिड़ाल का अर्थ होता है नर, नर बिल्ली, बिड़ाल का बिलाव, बिड़ाल से बिलाव, और अश्व से घोड़ा, उष्ट्र से ऊंट, उष्ट्र से ऊंट, गर्दभ से गधा, गर्दभ से गधा। आगे हम इधर से मिटाकर फिर से दोबारा लिखने का अपनी क्लास आगे बढ़ाते हुए यहां से लिखने का प्रयास करते हैं, लिखते हैं। ये वैसे देखा जाए तो तत्सम और तद्भव शब्द हमारे आसपास आजू बाजू खूब बिखरे पड़े हैं, हम वहीं से इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। जैसे अभी हम जो कुछ एक ऐसे जो ब्रह्मांड में ऐसे तत्व हैं जो कभी जिनको नश्वर भी कहा जा सकता है, जैसे सूर्य, तो सूर्य का सूरज, चंद्र, चंद्र का चांद, तारक, तारक से तारा या तारे, धरित्री, धरित्री से धरती, धरित्री से धरती। अब आता है वृक्ष, तो वृक्ष से पेड़, पर्वत से पहाड़, उसके पश्चात जो प्राकृतिक चीजें उन पे चल सकते हैं अपन, सर्प से सांप, सर्प से सांप, उल्लूक से उल्लू, उल्लूक से उल्लू, इसको मिटाते हुए से, उसके बाद अपने घरेलू जो चीजें हैं उन पे बात कर सकते हैं। गृह से घर, गृह से घर, कक्ष से, सॉरी, कक्ष से कमरा, कोष्ठ से कोना, एक या कोष्ठ से सॉरी कोण से कोना, सॉरी कोण से कोना, उसके पश्चात द्वार से दरवाजा, द्वार से दरवाजा। उसके बाद शारीरिक अंगों की हम बात करें तो अक्षी से आंख, कर्ण से कान, नासिका से कर्ण से कान, नासिका से नाक, जिह्वा से जीभ, समश्रु से मूंछ, स्वश्रु, यहां वह था स्वश्रु से श्वास बना था और समश्रु से मूंछ, एक से वो एक और होता है, जैसे श्वास से क्या बनता है, सांस बनता है, श्वास से सांस।
उदर से पेट, हस्त से हाथ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ से अंगूठा, अंगुष्ठ से अंगूठा, स्कंध से, स्कंध से कंधा, स्कंध से कंधा, पाद से पैर, पाद से पैर, जंघा से जांघ, जंघा से जांघ, उसके पश्चात केस से बाल, केस से बाल। दोस्तों केस से बाल, बाल सिर्फ सिर के बालों को ही केस कहा जाता है। उसके बाद में आजानों से, सॉरी 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 जानू से, जानू से घुटना, घुटना एक तो अंदर ही अंदर घुटना। कई वो अपने इस उम्र में जो इश्क विश्क के चर्चे होते हैं, उन चर्चों की वजह से घर वालों को बोल नहीं पाते, उससे बात हो नहीं पाती, घर वालों ने फोन छीन लिया, तब कहीं जाके भी अंदर ही अंदर आदमी घुटता रह जाता है। तो वैसे घुटने की वजह जो हमारा शरीर, हमारे शरीर का जो अंग है वह घुटना, जानू से घुटना। आपने देखिएगा एक शब्द कई दफा आता है, मैं बात करूं तो भगवती चरण वर्मा की कहानी है मिठाई वाला। उस मिठाई वाला कहानी में आता है एक जो महिला होती है, महिला पात्र जो है, नाम मैं उनका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, याद स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। जो महिला है वो उसके बारे में कह रहा है कि वो जब मिठाई वाला पहले खिलौने लेकर आता है, उसके पश्चात वो बांसुरी लेकर आता है, और तत्पश्चात तीसरी दफा वो मिठाई लेकर आता है। उस समय लड़की का नाम मैं बार बार मिस कर रहा हूँ, चुन्नू और मुन्नू की मम्मी है, विजय बहादुर की पत्नी है। तो वो क्या करती है, वो कहती है कि वो अपने आजानु लंबित, वो क्या कहती हैं, आजानु, वहां उस कहानी में लिखा है वह अपने आजानु लंबित केस राशि सुखा रही थी छत पर। ये तो इसको अपने अलग अलग करते हैं, आ जोड़ जानू जोड़ लंबित, लंबित के भी अलग अलग टुकड़े किए जा सकते हैं, लंबा धन इत, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम इसी पे चलते हैं। आ का मतलब होता है तक, और जानू का अर्थ है घुटनों तक, कि वह नारी, वह महिला अपने घुटनों तक लंबे बालों को छत पर सुखा रही थी। तो आजानु लंबित, या कई दफा हम देखते हैं एक समास में आता है कि आजानु बाहु, कि घुटनों तक जिसकी भुजाएं हैं, वह घुटनों तक जिसकी, आजानु मतलब जानू तक भुजाएं हैं। आजानु का मतलब वो वाला जानू नहीं समझे हम, जानू वहां वो बड़ी होती है और ये जानू छोटे हैं। तो इन छोटे जानू में क्या होता है, घुटना शब्द का इस्तेमाल या घुटने के तद्भव रूप में यह प्रयुक्त किया जाता है। आगे हम बात करते हैं जैसे कुछ जो जंगली जानवर है, शेर का सिंह, चित्रक का चिता, चित्रक का चित्ता, गर्दभा का लिख चुके थे हम, रिक्ष का, रिक्ष का रीछ, और गज अथवा हस्ती का हाथी, गज अथवा हस्ती का हाथी। उसके पश्चात लिखते हैं वृक्क, वृक्क का भेड़िया। और एक और बात, जो अखबारों में सुबह सुबह उठ के लोग बाग राशिफल देखते हैं कि आज का मेरा दिन कैसा जाने वाला है, जो कि पूर्णतः अंधविश्वास होता है, सिरे से मैं खारिज करता हूं मैं अपनी निजी रूप में। लेकिन वहां जो राशिफल दी गई हैं, जितने भी राशिफल दिए जाते हैं, वो समस्त राशिफल किसमें है, तत्सम रूप में, चाहे वृश्चिक हो, चाहे मेष हो, सिंह हो, और जैसे मकड़ी का, जैसे मकर होता है, मकर, मकर का मकड़ी, और मरकट का, मरकट का मगरमच्छ,
मकड़ी, मेष का चूंकि हम लिख चुके हैं। और वृश्चिक, वृश्चिक का हम लिखते हैं बिच्छू। वृश्चिक का तद्भव रूप होता है बिच्छू। इसके पश्चात हम बात करें, यहां देखिएगा एक शब्द और होता है कूर्च। कूर्च का अर्थ होता है दाढ़ी। कूर्च का अर्थ क्या है? दाढ़ी। दंत का अर्थ होता है दांत। दंत का अर्थ क्या है? दांत। और हृदय का अर्थ जैसे कलेजा इत्यादि के रूप में। उसके पश्चात जैसे उसके पश्चात हाँ एक और शब्द है जैसे ग्रीवा। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। जो सुग्रीव शब्द है वह ग्रीवा शब्द से ही निर्मित है। सु अर्थ सुंदर, जिसकी सुष्टु है ग्रीवा, जिसकी वह, जिसकी सुंदर है गर्दन, जिसकी वह। तो सुग्रीव शब्द जो है वह भी किस कहां से निकला है? तत्सम शब्द है। यहाँ पर ग्रीवा, सुधन ग्रीवा, सुंदर ग्रीवा, सुष्ठु ग्रीवा है जिसकी वह। इसके बाद देखेंगे जैसे हम घर में जो मसाले काम लेते हैं, मर्चिका का मिर्ची, हरिद्रा का हल्दी, धनक का धनिया, लवण का लूण अथवा नमक बाद में कहने लग गए। इसके बाद में लवंग का लौंग, लौंगा इलायची का तड़का लगाई के, ऐसे होगी कुछ वो है खाई के पान बनारस वाला। लवंग का लौंग, एला का इलायची, एला का इलायची, और जैसे सेब, सेब का सेब, और सॉरी सेवंतिका, सेवंतिका का सेब होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, सेवंतिका, सेवंतिका का सेब, आम्र का, आम्र का आम, और आम्र चूर्ण, पहले चूर्ण का लिख देते हैं, चूर्ण का चूरा। और अब आते हैं आम्र चूर्ण, तो आम्र चूर्ण का हो जाएगा अमचूर, आम्र चूर्ण का अमचूर। घट का घड़ा, घट का घड़ा, घट का घड़ा हो जाएगा। और हाँ तंबूल का पान, तंबूल का हो जाएगा पान। और पर्ण का पत्ता, पेड़ का पत्ता, पेड़ का पत्ता। और पुष्प का फूल, पुष्प का फूल। पट का वस्त्र, साटिका का साड़ी, साटिका का हो जाएगा साड़ी। कंचुकी का हो जाएगा अंगिया, कंचुकी का अंगिया, कंचुकी अंगिया। आगे हम बात करते हैं। आप बीच में स्क्रीनशॉट लेकर लिखें अथवा वीडियो को जब मर्जी तब पॉज भी कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे आमलक का आमला, आमलक का आंवला। और जम्बू का जामुन, जम्बू का जामुन। दाड़िम का अनार,
नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, अन्य सुख सोचता है, यह कौन है। भ्रांतिमान अलंकार का जो पद है, जो सबसे सुंदर उदाहरण, और मैं समझता हूं कि भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण जब भी किसी मास्टर साहब के द्वारा, जब भी किसी शिक्षक साथी के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये दाड़िम शब्द वाला जो उदाहरण है, जो मिसाल है, जो हवाला है, वो सबसे ज्यादा बार दिया गया है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, अन्य सुख सोचता है, यह कौन है। तो सुख, अन्य सुख सोचता है, यह कौन है। सुख मनी तोता, कोकिला मनी कोयल, काक मनी कौवा, और मयूर मनी मोर। मयूर का अर्थ है मोर, मयूर मनी मोर। उसके बाद हम बात करें, जैसे रक्षा का राखी, और साक्षी का साखी। साखी का अर्थ जो कबीर की जो साखियां है, कबीर के जो पद हैं, कबीर के दोहों के बाद जो पद हैं कबीर के, उन सभी पदों को क्या कहा गया है, साखी कहा गया है। तो कबीर साखी किसका तद्भव रूप है, साक्षी का तद्भव रूप है। एक जैसे कोख, ये खे वाले जो वर्ण है उससे स्मरण आया है, कोख। तो कोख के लिए कोख तो खुद क्या है, तद्भव रूप है, और कोख का तत्सम रूप क्या होता है, कुक्षी। एक दोस्तों छोटा सा एक बात और बताने लायक है बीच में, जैसे एक शब्द तो यह आता है अक्सी, इसका अर्थ हमने लिखा अभी अभी थोड़ी देर पहले आंख, और एक यह आता है, दूसरा यह आता है, तो यहां इसका अर्थ हम लिखते हैं आंख वाली। अक्षी का मतलब आंख वाली। जैसे इसका अर्थ समझने के लिए आप देखेंगे, अक्षी का अर्थ क्या है, आंख, और अक्षी बनी आंख वाली। तो जैसे मीन, धन, अक्षी। मीन अर्थ, मीन का अर्थ मछली, तो ये भी एक हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द तैयार हो गया। तो चलो यही लिख देते हैं, मीन का मछली। मीन धन अक्षी, तो शब्द क्या बनेगा, मीनाक्षी। तो इसका समास विग्रह यदि हम करते हैं, तो मीन के जैसी आंखें हैं जिसकी वह, मीन के जैसी आंखें हैं जिसकी वह, तो एक विशेषण है, और दूसरा विशेषण। एक विशेषण और विशेष्य का जो संबंध है, वह संबंध इसमें लागू होता है। और ये इस प्रकार से जो समास बनता है, वो चाहे कर्मधारी हो या और कोई से हो, वो आप समास में पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन कर्मधारी ही माना जाता है वहां पर। इसके पश्चात हम बात करें, हाँ, कुक्षी का कोख हो गया, हाँ, और रक्षा, साक्षी, अक्षी, एक जैसे कृपाण, कृपाण का अर्थ है कटार, कृपाण का अर्थ हो गया कटार। और भलूक, भलूक शब्द का अर्थ हो जाएगा भालू, भालू का अर्थ हो गया भालू। और शायद मैं उसका लिख चुका हूं, एक होता है मार्जनी, मार्जनी का अर्थ होता है झाड़ू, मार्जनी का अर्थ है झाड़ू। जैसे परिमार्जन मतलब उसको साफ करना, परिष्कार, परिमार्जन, मार्जनी शब्द मतलब झाड़ू शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया, अर्थात सफाई करने का कार्य जिस माध्यम से या जिस पदार्थ के द्वारा किया जाता है वह। उसके पश्चात जैसे हम देखें, हाँ, चटका, चटका कहते हैं, चटका कहा जाता है चिड़िया को। वज्रक कहा जाता है बाजरे को, वज्रक मानी बाजरा। गोधूम,
गोधूम का अर्थ होता है गेहूं, यव का अर्थ होता है जौ, सरसप का अर्थ होता है, सरसप का अर्थ होता है सरसों, सरसप का अर्थ क्या है सरसों। ये कुछ फसलें हैं। सरसप का अर्थ है सरसों, चाणक्य का अर्थ है चना, चाणक्य का अर्थ है चना। जैसे पित्त का अर्थ है पीला, नील का अर्थ है नीला, नीले के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। और हाँ, नख का अर्थ नाखून, नख का अर्थ क्या निकलता है नाखून। इसी प्रकार से और भी शब्द जैसे निकल कर आते हैं। हाँ, जैसे यहाँ मेरे उसमें लिखा है बलिवर्द, बलिवर्द का अर्थ निकलता है बैल, बलिवर्द का अर्थ निकलता है बैल। द्राक्षा, द्राक्षा का अर्थ निकलता है दाख, द्राक्षा किसे कहते हैं दाख को। और एक निकलता है दद्रु, दद्रु का अर्थ होता है जैसे एक रोग जो है दाद। काष्ठ का मतलब है, काष्ठ का अर्थ है काठ लकड़ी, काष्ठ का अर्थ क्या निकलता है लकड़ी। और आगे और चलते हैं, देखें अथाह शब्द भंडार है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर शब्द हालांकि थोड़े कम है फिर भी खूब है, अब हम ये कह सकते हैं। और शायद जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है हमने हमारे इस पाठ्यक्रम में रीट के पाठ्यक्रम में शायद वह नहीं है, रीट के पाठ्यक्रम में देशज शब्द सॉरी वह शब्द नहीं है। कौन से बोल सकते हैं हम जिनको संकर शब्द नहीं। उसके बाद में देखें हाँ, श्रेष्ठी, सेठ, वणिक, वणिक का बनिया, बनिया भी इसे कहते हैं, इससे बनिया भी कहा जाता है, बनिया या बनिया। इसके बाद में चतुष्पथ, चतुष्पथ, चतुष्पथ पथ मानी रास्ता, तो चतुष का अर्थ चौ राहा, और चतुष्पद, चतुष्पद का अर्थ होता है चौपाया, चौपाया। वन का अर्थ जैसे जंगल, क्षेत्र का अर्थ, क्षेत्र का अर्थ खेत, और अग्नि का अर्थ जैसे अग्नि का आग, अग्नि का अर्थ है आग। बुभुक्ष, बुभुक्ष का अर्थ है भूख। पिपासा का अर्थ है, पिपासा का अर्थ है प्यासा या प्यास, सॉरी पिपासा का अर्थ है प्यास। पृष्ठ का अर्थ है पीठ, पृष्ठ का अर्थ है पीठ। जैसे अग्र, अग्र का आगे है, अग्र का निकलता अर्थ आगे, और पश्च का पीछे, ये भी इसी के तत्सम रूप है, तत्सम और तद्भव।
एक पितृव्य, सॉरी, पितृव्य, इसको चाचा या ताऊ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो पिता तुल्य हैं वे, जो पिता तुल्य हैं वे, उनको पितृव्य कहा जाता है। और इसके अलावा जैसे मुद्रा, मुद्रा का मुहर अथवा मोहर, मुद्रा का मुहर अथवा मोहर। शमशान, शमशान का मुशान, शमशान का अर्थ निकलता है मुशान। मृत, मरा हुआ, मरा हुआ या मुआ। अब जो हिंदी के जो उपन्यास वगैरह है वहां आता है कई बार गाली के रूप में कि मुआ कहाँ जा रहे हो, कि मरे हुए क्या कर रहा है, ऐसे मुआ ऐसे क्या कर रहे हो। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे चर्म से, चर्म से चमड़ा, स्वर्ण से सोना, स्वर्ण से सोना, मध्य से, मध्य इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, मध्य इसका अर्थ होता है मध्य, मध्य का मध्य, रोटी का, रोटी का से रोटी, रोटी का से रोटी, रोटी का से जैसे रोटी निकल के आ गया, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। छाया, छाया को परछाई अथवा साया, छाया को परछाई अथवा साया। परछाई अथवा साया। उसके पश्चात कुछ इधर देख लेते हैं यदि कुछ रह गया हो तो। हाँ, एक रह गया इसमें, दो रह गए मेरे में। जैसे एक तो कटी, कटी का अर्थ कमर, कटी का अर्थ कमर, और एक सारिका, सारिका का अर्थ होता है मैना, तोता मैना की कहानी वाला, सारिका यानी मैना। जैसे मैं जैसे हुआ फिरता है उसके लिए मंडूक, मंडूक मानी मेंढक। और कूप, कूप का अर्थ होता है कुआं, कूप का तद्भव है कुआं। अच्छा, एक मैं देखिएगा यही एक मैंने कुछ कार्य किया, कुछ मैंने कुछ अपने आप में संशोधन किया लिखे हुए में, और उस संशोधन से संबंधित एक बात आती है, वो हम यहाँ बात करेंगे। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा शब्द मेंढक, और फिर मैंने ये मिटा दिया, हमने यह मिटा दिया। यहां क्या होता है कि ये जो ढ है, इस प्रकार से दो ढ आते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, दो ढ आते हैं। एक तो टे वाले वर्ग का चतुर्थ व्यंजन तो यह होता है, और एक आता है उत्तक्षिप्त। इन दोनों की उत्तक्षिप्त या ताड़नजात, इन दोनों में यह फर्क है कि इसके नीचे नुक्ता लगता है, जो नुक्ता लगता है वह तो फारसी भाषा का शब्द है, वर्ण है, और जिसके नुक्ता नहीं लगता वह है हिंदी वर्ण है।
अब इस शब्द से कि इस वर्ण से किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। दूसरा, इसके ठीक पहले स्वर का आना अनिवार्य है। इससे पहले स्वर का आना अनिवार्य है। जब तक स्वर नहीं होगा तब तक वहां पर आप ये नुक्ता नहीं लगा सकते। तो और यदि शब्द नहीं है तो जैसे हम लिखते हैं, जैसे धनाढ्य, तो धनाढ्य हम लिखते हैं, अथवा हम जैसे खड्डा लिखते हैं तो खड्डा, वो दोनों ही एक जैसे हैं। खड्डा यहां पर नहीं आएगा, या बड़ा में आ गया क्योंकि ब में ए का ए स्वर था और बड़ा शब्द आ गया वहां पर। तो यह शब्द एक ध्यान रखने वाली बात है। एक होता है जैसे क्षुद्र, क्षुद्र का है अर्थ होता है शूद्र, छोटा, शूद्र का अर्थ छोटा से है यहाँ पर। और श्रेष्ठ, मिष्टान, मिष्टान का मिठाई, और मिष्ट का मीठा। दोस्तों यहां यह शब्द देखने लायक है। मिष्टान शब्द यह शुद्ध होता है, क्योंकि हम जहां कहीं भी बाजार में जाते हैं तो वहां पर जो भी मिठाई बेचने वाले हैं उन पर यह शब्द लिखा होता है, क्योंकि यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या है? मिष्टान, मिष्ट धन अन्न। और यहां पर था मीठा, मीठा में आई प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया? मिठाई शब्द हो गया। कैसे होता है इसे, इसको इसकी हम चर्चा करते हैं एक बार बीच में ही। और बीच बीच में चर्चाएं कर लेने से क्या फायदा है कि एक तो थोड़ा सा हमारा जो एकाग्रता वह बनी रहती है, और एक नई चीज भी हमें मिल जाती है। क्योंकि इसके लिए बहुत छोटा सा बारीक सा नियम है। कोई भी मूल शब्द है, कोई भी मूल शब्द है, उसके आगे प्रत्यय जुड़ रहा है। अब देखिएगा नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि प्रत्यय स्वर से शुरू होने वाला हो। किससे शुरू होने वाला हो? एक नंबर की बात तो यह है कि वह स्वर से शुरू होने वाला हो। दो नंबर की बात यह है कि उसमें कम से कम दो वर्ण, या हम कह सकते हैं दो अक्षर हो उसमें। कितने हो? दो अक्षर उसमें हो। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि यहां पर यदि कोई स्वर दीर्घ रूप में आया है, कोई स्वर दीर्घ रूप में आया है, तो वह दीर्घ रूप किस में बदल जाएगा? वह लघु में बदल जाएगा। वह किस में परिवर्तित हो जाता है? लघु में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम यहां इसी की बात करते हैं कि मीठा धन आई, आई प्रत्यय जुड़ा। आई का पहला नियम क्या कहते हैं कि स्वर से शुरू होना चाहिए, तो स्वर से शुरू हो रहा है। दूसरा, दो अक्षर उसमें होने चाहिए, आ और ई दो अक्षर भी हैं। तो अब क्या होगा? यह इससे जुड़ेगा, तो ये जो बड़ी दीर्घ मात्रा थी ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी? लघु में परिवर्तित हो जाएगी, और यह शब्द बन जाएगा मिठाई। दूसरा हम देखते हैं, जैसे बूढ़ा धने आपा, बूढ़ा धने आपा। तो बूढ़ा धन आपा से क्या होगा? आपा जुड़ा, आपा प्रत्यय है। पहली शर्त के अनुसार आ से शुरू हो रहा है, अतः स्वर से शुरू हो रहा है। दूसरा, आ और पा आ गए तो दो अक्षर भी आ गए। अब यहाँ पर बै में बड़े ऊ की मात्रा थी, मतलब दीर्घ रूप था, यह किसमें बदल जाएगा? जो ही मिलेगा तो बुढ़ापा। क्या बदल रूप हो गया इसका? बूढ़ापा। इस प्रकार से यह हो गया। और आप देखें तो जैसे लालू धन उआ, तो यह भी क्या हुआ? ऊ से शुरू हो रहा है, अतः स्वर वाली ऊ और आ दो है, तो दो वर्ण या दो अक्षर भी आ गए। अब क्या होगा? यह परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा? ले में आ की मात्रा थी, दीर्घ रूप है, तो यह अपने लघु रूप में चला जाएगा और शब्द बन जाएगा लल्लुआ। किसमें ये क्या बन जाएगा? लल्लुआ। उसी प्रकार से हम और भी शब्द देख सकते हैं, वो एक साथ में लिख रहा हूं और आप उनको करेंगे तो समझ लेंगे कि इस प्रकार से यह परिवर्तन इस प्रकार से होता है। जैसे चाचा, मामा, फूफा, इन सभी में हम क्या जोड़ रहे हैं? एरा जोड़ रहे हैं। सॉरी, हम क्या जोड़ रहे हैं? एरा प्रत्यय जोड़ रहे हैं। एरा में ए से शुरू हो रहा है, स्वर से है। रा, ए और रा दो है, तो दो अक्षर भी आ गए, तो इसका जो रूप है वह क्या हो जाएगा? वह इस प्रकार से हो जाएगा। यह तो बन जाएगा चचेरा। एक इस चे में
ये प्रत्यय का नियम है कि प्रत्यय के नियम कहता है कि धन के निशान से ठीक बाद वाला जो है वही मात्रा यहां लगती है। यहां आ की मात्रा थी उसका लोप हो जाएगा और यह ए की मात्रा उस पर लगा दी जाएगी, वो इस पे आवेष्टित हो जाती है, वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। यहां माँ का मैं हो जाएगा और इस माँ में ए जुड़ेगा तो ममेरा, और ये क्या हो जाएगा, यह फुफेरा। तो इस प्रकार से ये शब्द धीरे 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 और इस प्रकार से बनते हैं। इनकी जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे, जहां तक मेरा विचार है, हम इसी प्रकार की कक्षाएं लेते रहेंगे और उन्हीं कक्षाओं में आपकी जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर भी बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। बीच में कोई नियम, कोई अपवाद, ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उस पर भी हम और उसी दरमियान चर्चा करते रहेंगे। एक जैसे वार्तालाप है तो यह भी क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है, और वार्ता का शब्द बन गया बातचीत। वार्तालाप, वार्तालाप का क्या बन गया, बातचीत। और वार्ता का क्या बन जाएगा, वार्ता का बन जाएगा बात। उसके बाद में जैसे मर्यादा शब्द है, यह भी तत्सम है, इसका रूप बन जाएगा मर्यादा। या हम बात करें कर्तव्य, तो कर्तव्य का क्या बन जाएगा, कर्तव्य। कर्तव्य शब्द में एक बात और देखेंगे, देखिएगा कुछ दो शब्द है, अधिकांश से दो शब्द ही है ये जिनको हिंदी की पुस्तक में भी गलत लिखा हुआ मिलता है। वो हिंदी की पुस्तक में भी उसकी वर्तनी शुद्ध मिलती है, एक तो कर्ता, एक कर्तव्य, ये दो शब्द हैं। इन शब्दों का रूप हिंदी की पुस्तक में इस प्रकार से मिल जाता है, तो यह तो रूप है गलत और यह रूप है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। तो आप इन दोनों का जरूर ध्यान रखिए, कर्ता इस प्रकार से, कर्तव्य इस प्रकार से। और कर्ता और कर्तव्य ये जो शब्द हैं ये दोनों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल यदि आप अब तक करते हैं तो भविष्य में थोड़ा सा ध्यान रखें, वो आपके लिए और मैं कहता हूं कि आपकी और मेरे लिए अच्छा हो न हो, लेकिन हमारी जो हिंदी है, जो हमारी हमारे लिए गर्व का विषय है, उस हिंदी की जो बात है तो हिंदी के लिए वो है अच्छी बात है। अतः हम कर्तव्य और कर्ता शब्द इन दोनों का सही इस्तेमाल वहां करते चलेंगे, मैं उम्मीद करता हूं इस बात की। उसके बाद बात हम करते हैं एक जैसे कर्पूर शब्द आता है, तो कर्पूर से कपूर बना, और कदली से केला बनता है ना, कि कदली सीप भोंग मुख एक गुण स्वाति एक गुण तीन, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। रहीम ने बहुत ही शानदार वो दुआ कहा है। और उसके उनके सामाजिक ज्ञान की हम बात करें तो बहुत उम्दा किस्म के थे कि कदली सीप भोंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। तो इस प्रकार से, हालांकि दूसरे दोहे में उन्होंने नकार भी दिया इस बात को कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि रहीम कहते हैं जो उत्तम प्रकृति का है उसका कुसंग, बुरी संगति क्या कर सकती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग, कि चंदन के पेड़ में कभी भी विश्व व्याप्त नहीं होता, और वहां पर क्या रहता है, वह उस पर सर्प लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद उस पर किसी प्रकार का नहीं होता। इसके बाद में जैसे एक मैं बात करूं जटा, तो जटा का हो जाएगा जड़, जटा का क्या हो जाएगा, जड़। और जटा का हो गया जड़। परीक्षा, अरे वाह, परीक्षा का परख, परीक्षा का परख निकल कर आता है। और वर्ष का साल, वर्ष का साल। माह का महीना, दिवस का दिन, दिवस का दिन।
सुप्त का सोया हुआ, जागृत का जगा हुआ, सुप्त का सोया हुआ, जागृत का जगा हुआ, और वातायन का खिड़की, वातायन का खिड़की, वातायन का अर्थ निकलता है खिड़की। और इसके पश्चात हम देखें, और इसके पश्चात हम देखें, जैसे पशुओं की हमने बात की थी। हाँ, जैसे दो तीन और शब्द निकल के आए, जैसे सूत, सॉरी, सूत्र का सूत, सूत्र का सूत। ये सूत, इस सूत का अर्थ धागा होता है, ध्यान रखने की बात है। इस सूत का यदि हमें युग्म शब्दों की बात करेंगे तो सूत का अर्थ क्या है, धागा, और सूत का अर्थ क्या होता है, पुत्र। सूत का अर्थ निकलता है पुत्र के रूप में। अलग अलग फंडे हैं। सूत बड़े ऊ की बड़ी मात्रा है, धागा भी बड़ा होता है। और सूत चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो 5-6, अधिकतम तो 6.5 फीट के बेटे तो होते नहीं, तो 6 फीट में बेटे निपट जाते हैं। तो सूत, सूत मानी धागा। 2 रुपए 3 रुपए की जो नल की आती है छोटी सी सिलाई करने वाली, वो भी शायद मैं समझता हूँ काफी बड़ी होती है। और एक सूत जो शायद 50-60 साल का हो जाए तब तक भी वो 6 फीट तक ही रहते हैं। तो हम इस प्रकार से वो आइडिया अपने बैठा सकते हैं। जैसे दूसरा मेरा एक और बनाया हुआ है, एक तो जगत और दूसरा जगत। इस जगत का अर्थ तो है चबूतरा, और इस जगत का अर्थ है संसार, भव, भुवन। अब देखिएगा क्या है, जगत यहाँ पर तय पूरा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि चबूतरे को हम 2, 5, 10, 15 महीने 20 दिन में लगकर एक साथ उसको पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं उसका काम। लेकिन संसार कभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ पर जन्म और मरण की क्रिया लगातार चलती रहती है, और जब तक जन्म और मरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी तो संसार कभी पूरा नहीं होगा। वो अधूरा है, आधा है, तो यहाँ पर तय भी आधा है। तो जहां तय आधा है वहां हम करेंगे कि संसार है, और जहां तय में कोई हलत नहीं है उसे हम क्या मानेंगे कि वह चबूतरे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक जैसे नग्न, नग्न का नंगा, नग्न का नंगा शब्द निकलता है, पर ये जो तद्भव रूप है, नग्न का नंगा। पर्यंक, पर्यंक का पलंग, पर्यंक का अर्थ निकलता है पलंग। और पाद का अर्थ निकलता है पैर, वो लिख चुके हैं शायद हम, और नहीं भी लिखा है तो आप शायद उससे परिचित हैं ही। और इसके पश्चात हम बात करें ओष्ठ, तो ओष्ठ से निकलता है होठ, ओष्ठ का अर्थ निकलता है होठ। केस का बाल हो चुका, कूर्च से दाढ़ी हो चुका, शमश्रु से मूछ हो चुका था, नासिका से नाक, अक्सी से आंख, और शब्द क्या थे, एक जैसे ईंट शब्द आता है। ईंट हम घर बनाने के में काम लेते हैं, ईंट। तो यहाँ ईंट में क्या है, चंद्र बिंदु है, तो ये सॉरी या अनुनासिक है, तो इसके लिए स्टिका, और स्टिका को कहते हैं ईंट। स्टिका को क्या कहा जाता है, ईंट कहा जाता है। और चलिए आज के लिए हम अपनी इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और
जल्द ही हम दूसरे विषय पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, आपका अभिनंदन।